आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के एकीकरण के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1947 में हमारे देश को ब्रिटिश क्राउन से आज़ादी मिल गई। हम अब एक ब्रिटिश कॉलोनी नहीं, हम अब एक इंडिपेंडेंट राज्य थे, इंडिपेंडेंट देश थे। राज्य के यानी कि अर्थात देश थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत के एकीकरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो ये देश ऐसा नहीं था, इस देश का नक्शा ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। यह देश बहुत सारे भागों में बिखरा हुआ था। इस देश के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे और इस काम को करने के लिए एक महापुरुष, एक नेता, उस वक्त के ही बहुत बड़े नेता और लॉयर को चुना गया, जिनका नाम हम आगे आपसे साझा करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया तथा भारत को दो भागों में विभाजित भी कर दिया गया, जिसका पहला भाग इंडिया, भारत यानी कि हिंदुस्तान, और दूसरा भाग पाकिस्तान था। लेकिन सिर्फ दो भागों में ही राज्य अलग नहीं हुआ था, साथ ही में जो भारत में छोटे छोटे रजवाड़े थे जिनकी संख्या 565 बताई जाती है, उनको भी ये छूट दे दी गई कि आप चाहें तो भारत के पक्ष में जाएं, भारत में विलय कर लें अपना, चाहें तो पाकिस्तान में, और अगर आप चाहें तो इन दोनों से अलग हटकर एक इंडिपेंडेंट राज्य भी रह सकते हैं। हालांकि इसके साथ उनको एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई कि इतना आसान होगा नहीं स्वतंत्र रहना इन दोनों बड़े देशों के बीच में। जब 1947 में यह फैसला लिया गया तो उस वक्त की पार्टी कांग्रेस ने इसकी खूब निंदा की तथा इसके खूब विरोध किया कि आप हमारे देश को इतने छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। और यह बात सही भी थी, क्योंकि अगर आज भी देश उतने छोटे छोटे भागों में विभाजित होता तो सोचिए कि आपको एक शहर से जाने के लिए दूसरे शहर भी वीज़ा लगता। खबरें आती कि आज गाजियाबाद के राजा ने मेरठ के राजा पर हमला कर दिया है और ये एक इंटरनेशनल युद्ध हो गया है। लेकिन हालांकि ऐसा अब है नहीं। क्यों नहीं है? इसमें जो भूमिका रही वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता की रही, बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी की रही, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उस वक्त इनके पास जो पद थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री तथा होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय, साथ ही में इन्हें रियासत मंत्रालय का प्रमुख भी बनाया गया। और इनके जो सचिव थे, मंत्रालय के सचिव थे, उनका नाम था वीपी मनन, जो कि जिनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रही एकीकरण में और सबसे ज़्यादा रही जम्मू कश्मीर के मामले में। वीपी मनन उस वक्त के आईसीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे और इनको भी रियासत मंत्रालय में एक सचिव के रूप में पद दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कथन ये भी है कि लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको राजनीतिक समझ बहुत थी। लेकिन क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त देश की स्थिति ऐसी थी कि देश को चाहिए था कि कोई भी प्रधानमंत्री रहे तो वो कंटिन्यूस रहे, वो सिर्फ एक बार के लिए ना रहे, और इनकी आयु बहुत ज़्यादा थी तो इसके तहत इन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। हालांकि फिर भी इनको 2 साल मिल गए राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए, और इनके चलते ही इनकी एक स्कीम थी गाजर और लाठी की, कि पहले ये प्यार से समझाते थे राज्य को कि आ जाइए विलय कर लीजिए, वरना लाठी से काम लिया जाएगा, वरना वहां पर फौज भेज दी जाएगी। हालांकि 15 अगस्त से पहले इनके इस नरम गरम रवैये को देखते हुए कई राज्य ने अपनी स्वयं सहमति से विलय पत्र पर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट भारतीय गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था,
उस पर साइन कर दिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 चीज़ों की मांग की गई थी राज्यों से: कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी कि आप बाहर के देशों के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकते, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते भारत की अनुमति के बिना। हालांकि जब संविधान बन गया और लागू हो गया तो ये पूर्णतः इन पर अधिकार, इन राज्यों पर अधिकार गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त की सरकार का हो गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कई राज्यों ने अपनी स्वयं सहमति से साइन कर दिया, लेकिन कई राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने खूब नोक झोंक की, खूब कहा कि हम नहीं हैं, हम भारत और पाकिस्तान किसी का भी पक्ष नहीं लेते और हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कईयों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, कईयों ने कहा कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। इस कड़ी में जब हम पहला नाम देखते हैं तो वो आता है मणिपुर रजवाड़े का। जो मणिपुर था वो पहले एक रियासत थी। मणिपुर के रूलर थे बोध चंद्र सिंह, जो कि पहले मना कर चुके थे कि हम भारत का भाग नहीं रहेंगे, लेकिन फिर बाद में कुछ दबाव के तहत इन्होंने 1947 में साइन कर दिए कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं, हम भारत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे तो साइन कर दिए, लेकिन वहां पर अब भी उनको ये पूरी तरह से उनकी भूमिका स्पष्ट की गई कि आप ही वहां पर राजा रहेंगे, सिर्फ ये 3 चीजें भारत सरकार के अंडर में रहेंगी। लेकिन 1948 में आंतरिक अशांति के चलते हुए पब्लिक, वहाँ की जनता, वहाँ की प्रजा ने ये मांग की कि अब हम राजशाही को स्वीकार नहीं करेंगे, अब हमें अपनी विधानसभा चाहिए। तो 1948 में मणिपुर में इलेक्शन कराए गए। जी हाँ, भारत देश से पहले भारत के ही राज्य मणिपुर में अपने इलेक्शन हुए और वहाँ की विधानसभा चुन ली गई। जब वहाँ की विधानसभा चुन ली गई तो वहाँ पर कई नेताओं ने यह प्रश्न उठाया कि जब यहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि राजा तो है लेकिन राजा भी रूल से चलेगा, जब यहाँ पर अब संविधान का रूल है तो अकेला राजा कैसे फैसला ले सकता है कि हम भारत में विलय करेंगे। जब ये मांग बढ़ती हुई देखी भारत के नेताओं ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में राजा से बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के अनुमति के मर्जर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पूर्णता विलय पत्र पर साइन करा लिए और 1949 में मणिपुर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। दूसरे रजवाड़े पर हम चलते हैं, जूनागढ़। जूनागढ़ एक बहुत छोटा सा पार्ट है गुजरात का, अगर हम आज के गुजरात को देखें, जहाँ का रूलर मोहब्बत खान यहाँ और दीवान शहनवाज भुट्टो। जी हाँ, ये वही भुट्टो परिवार के सदस्य हैं जिनकी आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में। जूनागढ़ में सीन बहुत अलग था। वहाँ पर राजा तो मुसलमान था लेकिन प्रजा हिंदू थी। राजा का मन तो था कि वो पाकिस्तान में विलय करे, लेकिन प्रजा का मन ये था कि वो हिंदुस्तान के साथ जाए। और ऐसा हुआ भी। राजा को जब ये खतरा मंडराने लगा कि कहीं जनता विद्रोह ना कर दे, कहीं भारत के नेता जनता को बहला फुसला ना लें, तो 1947 में मोहब्बत खान ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया पाकिस्तान के साथ, जिसका पूर्णता विरोध किया पटेल साहब ने और वहाँ की जनता से कहा कि आप विद्रोह कीजिए। जब ये विद्रोह हुआ तो मोहब्बत खान तो पाकिस्तान भाग गए अपने कुत्ते के साथ। जी हाँ, कुत्ते के साथ। उनके बारे में ये कथन बहुत फेमस है कि वो कुत्ते को ले गए और अपनी बीवियों को यहीं छोड़ गए। लेकिन वहाँ के दीवान शहनवाज भुट्टो ने पटेल साहब से कहा कि अब आप चार्ज ले लीजिए जूनागढ़ का। लेकिन फिर भी वहाँ पर प्लेमेसाइट करवाया गया और प्लेमेसाइट यानी कि एक इलेक्शन जिसमें ओपिनियन लिया गया वहाँ की प्रजा का कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ। और वहाँ की 99% जनता ने यह कहा कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं।
और जैन 1948 में उनका विलय भारत के साथ हो गया। जी हाँ, अब हम तीसरे राज्य की बात करते हैं। तीसरा राज्य यानी कि हैदराबाद, जो कि उस वक्त एक रजवाड़ा था, उस वक्त एक रियासत थी, जिसके रूलर मीर उस्मान अली खान, जो कि माउंटबेटन के बहुत परम मित्र बताए जाते हैं। और वो चाहते थे कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाएं और ना वो भारत के साथ जाएं। हालांकि वो भारत को बार बार धमकी देते थे कि अगर भारत ने हमारे साथ कुछ भी किया तो हम पाकिस्तान में विलय कर लेंगे। लेकिन ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल दिख रहा था, क्योंकि बीच में जो लैंड स्पेस और एयर स्पेस पड़ती थी वो भारत की थी। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की ये स्पेस होने के कारण हैदराबाद पाकिस्तान के साथ विलय नहीं कर पाया। हालांकि वो पाकिस्तान से भी बार बार यही कहता था, लेकिन उनकी एक मांग थी जो कि वो लॉर्ड माउंटबेटन के सामने रखते थे। लॉर्ड माउंटबेटन से वो कहकर उन्होंने कहा था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाए और इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाए। लेकिन माउंटबेटन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कहा, उन्हें ही एडवाइस दी कि आप जल्द से जल्द कहीं ना कहीं विलय कर लीजिए, क्योंकि आपका स्वतंत्र रहना इन दो बड़े राज्यों के बीच में इम्पॉसिबल है। नवंबर 1947 में पटेल के साथ उन्होंने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कर लिया हैदराबाद राज्य ने, कि जो भी स्थिति है यथास्थितिवाद रहेगा। ना आप हम पर हमला करेंगे, ना हम आप पर हमला करेंगे, ना कुछ होगा। 1 साल तक अभी जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन इस 1 साल में, क्योंकि हैदराबाद के रूलर को ये डर था कि कहीं जूनागढ़ की तरह यहाँ पर भी प्लेबसाइट ना करा दिया जाए, तो वहाँ पर उन्होंने एक रजाकार संघ बनाया और एक रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी MIM, मजलिस ए इल्ताद उल मुस्लिद्दीन। काफ़ी हार्ड नाम है, पर आप पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, क्योंकि UPSC में पूछा जाता है। कई बार आपको दे दिया जाता है रियासतों के बारे में लिखने के, तो आप जब ऐसे फैक्ट्स वहाँ लिखते हैं तो काफ़ी काम आते हैं। तो MIM और इन दोनों संगठनों का काम था वहाँ पर कि वो नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको परसिक्यूट करें, उनको उन पर ताड़ना करें, उन्हें मारें। और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन क्योंकि 1 साल के लिए 1947 से 1948 तक भारतीय गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन 1948 में जब मीर उस्मान अली से ये पूछा गया कि अब आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसा कहा जाता है। तो 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया और 18 सितंबर को हैदराबाद ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और उसको विलय पत्र पर साइन कर दिया और भारत का अभिन्न अंग बन गया। हालांकि इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि जब ऑपरेशन पोलो चलाया गया तो नेहरू इसके सहयोग में नहीं थे, वायलेंस के। वो चाहते थे कि वो सर्वसहमति से सब कुछ करें। लेकिन पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर अभी हमने देर की तो हैदराबाद पाकिस्तान के साथ विलय कर लेगा और फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, जैसा कि कश्मीर के साथ हुआ। और 5 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया। लेकिन बाद में नेहरू ने इसके तहत सुंदरलाल आयोग बनाया जो कि ये जानकारी दे कि कितने लोग वहाँ पर मरे हैं और क्या क्या हुआ है। हालांकि पटेल ने उनको ये आश्वासन दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हैदराबाद अपना राज्य बन गया है। अगले राज्य की हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त हरि सिंह, जो कि डोगरा वंश के एक राजा थे, उनके पास था। जम्मू एंड कश्मीर की कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं। अगर हम अभी कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत में विलय हुआ, क्या POK है, क्या LOC है, क्या क्या हुआ था। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।